सुमन अपने घर में सिलाई कर रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन खुशी उसके घर आती है और अपनी पड़ोसन को देख सुमन उससे कहती है, खुशी बहन, सिर्फ सिलाई करने से मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रही। अगर तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा काम हो तो प्लीज मुझे बता दो। सुमन बहन, मैं तुम्हें क्या ही काम बताऊं। मैं तो खुद एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, पर हाँ, मेरी फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ। वैसे भी एक मशीन वहाँ खाली है, उन्हें एक टेलर की जरूरत है। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे से सिलाई आती है। ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। इस तरह मैं घर पर भी सिलाई कर लूंगी और फैक्ट्री में भी, और आराम से अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी कर लूंगी। ठीक है बहन, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगी कि मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए जगह है या नहीं। पति के जाने के बाद सुमन अकेले सिलाई का काम करके अपनी बेटियों को पढ़ा रही थी, पर इतने कम पैसों में वो अपनी दोनों बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो फैक्ट्री में भी काम करने लगती है और इस तरह अब बेचारी सुमन अकेली अपनी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजती है। सुमन की दोनों ही बेटियां पढ़ने में बहुत तेज थी। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ, आ गई तू। देखो, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए दाल रोटी बनाई है। तुम हमेशा फैक्ट्री से आकर थक जाती थी और हमारे लिए खाना बनाती थी और हमें खिलाकर फिर से सिलाई करने बैठ जाती थी। इसलिए मैंने और गीता ने सोचा कि आज हम दोनों बहन खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएं और तुम्हारी थोड़ी मदद कर सके। अरे बेटा, तुम्हें घर के काम करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनना है। माँ, बड़ा इंसान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी हमारा अपनी माँ का ख्याल रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लगी है और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, और वैसे भी अगर काम की वजह से कभी हमें तुमसे दूर जाना पड़े तो हमें अपने लिए खाना बनाना आना चाहिए ना। इसलिए अब तुम फिक्र मत करो, हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभाल लेंगे। चलो अब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। इस तरह सुमन अपनी बेटियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपनी दोनों बेटी के साथ बैठकर खाना खाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते सुमन की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ देखो, हम दोनों बहन पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। अब तो मैं बहुत जल्द में सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी और सोच रही हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने में पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो क्यों ना साइड बाय साइड में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। दीदी, सरकारी नौकरी कोई हवा नहीं है जो ऐसे ही मिल जाएगी। मैं तो प्राइवेट नौकरी ही करूंगी, वो भी ऐसी प्राइवेट नौकरी जहां मेरी लाखों में सैलरी हो, क्योंकि इतनी सैलरी तो गवर्नमेंट जॉब वालों को भी नहीं मिलती। और मैं ये नौकरी ज्यादा दिन नहीं करने वाली। मैं तो बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाऊंगी और वहाँ किसी अमीर लड़के से शादी कर लूंगी, फिर मुझे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों मेरी ही बेटी हो। मैंने तुम दोनों को एक जैसी परवरिश दी थी, पर फिर भी तुम दोनों बहन में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क तो होगा ही ना माँ, क्योंकि दीदी भोली और मासूम है, पर मैं दीदी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। शॉर्टकट में विश्वास रखती हूँ, दीदी की तरह गधों की तरह मेहनत करने में नहीं। वैसे भी इंसान को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि गधा मजदूरी। पर गीता, स्मार्ट वर्क करने के लिए भी दिमाग होना जरूरी है, और दूसरा, उसमें भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी चीज बैठे बिठाए नहीं मिलती, और अगर तुम किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करोगी तो तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मेरी बात गांठ बांध कर रख ले। अरे तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, कॉलेज भी पास कर लिया है तुम दोनों ने। अब यहाँ से तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना है, और इस उम्र में भी तुम दोनों लड़ रही हो। लड़ाई झगड़ा करना बंद करो और अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करो। इस तरह सुमन अपनी दोनों बेटियों के बीच की लड़ाई खत्म करवाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द गीता की नौकरी एक एमएनसी कंपनी में लग जाती है, जहां उसकी मुलाकात ध्रुव नाम के एक लड़के से होती है। यार गीता, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, वो भी सीनियर मैनेजर, और हम दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। मेरे हाँ करने से क्या होता है, तुम अपनी फैमिली को मनाओ। अगर तुम्हारी फैमिली मान गई तो मैं भी मान जाऊंगी। सच में, अब तो मैं आज ही घर जाकर अपनी फैमिली से बात करूंगा।
मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वो मेरी शादी तुमसे जरूर करवाएंगे क्योंकि उन्होंने आज तक मेरी सारी जिद पूरी की है, और वो मेरी ये जिद पूरी ना करें ऐसा नहीं हो सकता। तुम बस दुल्हनिया बनने के लिए तैयार हो जाओ। ध्रुव बिना कोई देरी करे घर जाता है और बड़ी मुश्किलों से लड़ झकड़ कर अपने घर वालों को मनाता है। तो वहीं गीता भी अपनी माँ और सुमन को ध्रुव के बारे में बताती है, जिस पर सीता अपनी बहन से कहती है, गीता, जैसा तू ध्रुव की फैमिली के बारे में बता रही है, उससे तो साफ साफ पता चलता है कि वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अगर शादी हो भी गई तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगी मेरी बहन। दीदी, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी खुशियों से जल रही है क्योंकि मेरा अमीर बनने का सपना जो पूरा हो रहा है। अरे, अगर आपको मुझसे इतनी ही जलन है तो आप भी किसी अमीर लड़के से शादी कर लो ना। क्यों पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं मिलेगी आपको कोई सरकारी नौकरी, इसलिए मेरी मानो और किसी अमीर लड़के से शादी करके अमीर बन जाओ और माँ के सपने पूरे करो। गीता, मेरी बेटी, तू ये अपनी बहन से किस तरह से बातें कर रही है? अरे, तुझे उस लड़के से शादी करनी है ना, हम तेरी शादी उससे कर देंगे। बस तू ये घर में कलेश मत कर। गीता अपनी गरीब बहन की गरीबी और उसकी मेहनत का मजाक बनाती है और पूरे घर वालों से लड़कर ध्रुव से शादी कर लेती है। पर शादी के बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सीता ने उससे कहा था। अरे ओ मेरी गरीब बहू, गैस पर खाना तो बना लेगी ना, और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने तो आते हैं ना, क्योंकि तुम गरीबों ने तो आज से पहले घर में इतनी फैसिलिटी देखी नहीं होगी। अगर कुछ ना आता हो तो बता दे, कहीं तू हमारा नुकसान ना कर दे। माँ जी, मैं गरीब जरूर हूँ पर मुझे भी ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी आती है। अकड़ तो देखो इस गरीब लड़की की, इस घर की अमीर बहू क्या बन गई, इसके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे। अपनी सास के मुंह से गरीबी का ताना सुनकर अब गीता को भी एहसास होता है कि उसकी माँ सही थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और खुद अमीर बनना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब सीता को बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाती है, पर बेचारी की किस्मत में ऐसी गरीबी लिखी होती है कि उसकी शादी एक गरीब लड़के से हो जाती है। सीता, मुझे माफ करना, जब से हमारी शादी हुई है मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मैं भी पहले सरकारी नौकरी कर रहा था, पर मेरे एक छोटे से लालच की वजह से मेरी वो नौकरी चली गई। मेरी वजह से तुम्हें अब भी गरीबी झेलनी पड़ रही है और अपनी इतनी कम सैलरी में इतना बड़ा ससुराल संभालना पड़ रहा है। देखिए जी, आप ऐसी बातें करके दिल छोटा मत कीजिए। ये सब तो बस किस्मत का खेल है। आज अगर हम गरीब हैं तो बहुत जल्द अमीर भी होंगे। अच्छा, वैसे आज मुझे अपनी माँ से मिलने जाना था। मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए मिठाई लेती जाऊँ। वैसे आज मेरी बहन भी आने वाली है, आज मैं अपनी बहन से भी मिल लूंगी। इतनी गरीबी में जीने के बाद भी सीता खुश थी, तो वहीं इतनी अमीर होने के बाद भी गीता एक दुखी जीवन जी रही थी। अब दोनों बहन अपनी माँ के लिए एक साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, जहाँ गीता देखती है कि उसकी गरीब बहन गरीब होने के बाद भी साड़ी के साथ 501 रुपए दे रही होती है, तो वहीं बेचारी अमीर होने के बाद भी गीता केवल अपनी माँ को सूखी साड़ी देती है। माँ, माफ करना, भले ही तुम्हारी ये बेटी अमीर है पर मैं तुम्हारी गरीब बेटी से भी ज्यादा गरीब हूँ। हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है पर प्यार की बहुत कमी है। मेरी सास ने तुम्हारे लिए सिर्फ यही भेजा है, और दीदी गरीब होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए मिठाई, साड़ी और तुम्हें 501 रुपए दे रही है, जबकि मुझे इससे ज्यादा देना चाहिए था। गीता, गरीब इंसान नहीं उसके हालात होते हैं। अगर तू चाहे तो खुद अमीर बन सकती है, बस तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और रही मेरी गरीबी की बात, तो तू चिंता मत कर, एक दिन मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी कौन सी बेटी अमीर है और कौन सी गरीब, क्योंकि मेरी दोनों ही बेटी कामयाब है और मुझसे प्यार करती है, और मुझे तुम्हारे तोहफे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस तुम्हारे यहाँ होने से पड़ता है, और मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ अपने पास देखकर बहुत खुश हूँ। माँ, हम भी बहुत खुश है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हम तीनों फिर से एक साथ अपने इस छोटे से घर में हैं। आज अपने घर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश कि माँ मैंने आपकी सुनी होती, पर सच बता रही हूँ, ध्रुव बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, अब मैं खुद काम करूँगी और अपनी सास को पैसे कमा कर दूंगी, और जब बहू के पैसे सास के हाथ में जाएंगे तो उनकी अकड़ भी खत्म हो जाएगी।
इस तरह दोनों अमीर गरीब बहन एक दूसरे को गले लगाती है और अपनी माँ के साथ अच्छे लम्हे बिताकर अपने ससुराल जाती है। और बहुत जल्द अब गीता भी काम करती है और अपने दम पर अमीर बनती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुमन की गरीब बेटी भी अपनी मेहनत से बहुत जल्द अमीर हो जाती है। कमला की इकलौती बेटी थी जिसका नाम उसने बड़े प्यार से रोशनी रखा था। कमला एक अमीर औरत थी और वो चाहती थी कि जब भी उसकी बेटी की शादी हो तो जो भी लड़का हो वो घर जमाई बनकर रहे। समय अपनी गति से भागता चला जा रहा था। रोशनी शादी करने के लायक हो गई थी और कमला ने भी अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो उसका घर जमाई बन सके। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कोई लड़का नहीं मिला। एक दिन कमला का भाई उसके घर आता है। अरे कमला बहन, तुमने रोशनी के लिए कोई लड़का देखा कि नहीं? कहाँ भैया, इतने लड़के देखे लेकिन कोई भी घर जमाई बनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी इकलौती लड़की है, इतना बड़ा हमारा कारोबार है, मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बन सके। हाँ, मेरी नजर में एक लड़का है। हाँ, गरीब है, उसकी जरूरतें उसे घर जमाई बनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। अच्छा? हाँ, बस तुम्हें भी थोड़ा सा उस पर ज्यादा ही लाड़ प्यार दिखाना होगा। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? भाई, मेरी भी तो इकलौती लड़की है, भला उसके पति से मैं प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ, मैं तो उसे अपना बेटा बनाकर रखूंगी। हाँ। तभी रोशनी वहां आ जाती है। माँ, वो जमाना चला गया जब जमाई अपने आप को बेटा बना देते थे, लेकिन आजकल के लड़के तो जमाई हैं तो जमाई ही रहते हैं। एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर देख। और आखिर में रोशनी की शादी मामा के बताए हुए लड़के से हो जाती है जिसका नाम पवन था। पवन दिखने में तो बहुत सीधा साधा लड़का था, लेकिन वो मन ही मन चाहता था कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो जाए। और फिर ऐसा हो ही गया। अब चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात उस घर में हो गई थी। कमला को जैसा जमाई पसंद था उसे वो मिल गया और पवन को जैसी ससुराल चाहिए थी वो मिल गई। शादी के अगले दिन, जमाई राजा, मेरी बेटी तो ससुराल गई नहीं, तो तुम बने मेरे घर जमाई, तो इसलिए रसोई की रस्म तुमसे ही शुरू करते हैं। रसोई की रस्म? वो क्या होता है मम्मी जी? अरे कुछ खास नहीं जमाई जी, बस रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाना होता है। ओह, मैंने तो सोचा था घर जमाई बनूंगा और मजे करूंगा, पर यहाँ तो लगता है बात ही उल्टी हो रही है। मुझे रसोई बनानी है, ऐसी रसोई बनाऊंगा कि फिर कभी नहीं कहेगी रसोई में जाने के लिए। क्या हुआ पवन बेटा, अगर खाना नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे आखिर तुम मेरे जमाई नहीं बेटे हो, बेटे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सासू माँ, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। मन ही मन पवन कहता है कि बेटा बेटा करके जमाई वाले सारे काम ये लेना चाहती हैं। पवन रसोई में जाता है और हलवा बनाने लगता है। उसे खाना बनाना आता था, लेकिन फिर भी उसने हलवा खराब कर दिया। उसने उसमें घी कम डाला जिससे हलवा चिपचिपा बना, और मीठा भी कम डाला जिससे हलवा फीका बना। लेकिन कमला भी बड़ी चतुर थी। वाह बेटा वाह, क्या हलवा बनाया है भाई, मैं तो बड़ी खुश हो गई। ये लो, हीरे की अंगूठी लो। हीरे की अंगूठी लेते ही पवन को बड़ा पछतावा होता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर उसने अच्छा हलवा बनाया होता तो क्या पता वो घर या प्लॉट अपने नाम लिखवा लेता। छी छी, कितना गंदा हलवा बना है। माँ, तुमने इस हलवे के लिए इसको हीरे की अंगूठी दे दी? क्यों नहीं रोशनी? अरे क्या खराबी है, अच्छा तो बना है। हाँ, अगर थोड़ा और अच्छा बना होता तो मैं आज ही जमाई जी को ऑफिस लेकर जाती। है? सच में? दैट तेरे की, मैं एक ही दिन में अमीर बन सकता था। हो, लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब कोई बात नहीं, अगली बार सासू माँ जो भी काम बोलेगी ना, मैं एकदम दिल से करूंगा। हाँ,
अगले दिन घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं। कमला पवन से कहती है, बेटा पवन। जी सासू माँ। आज बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम सबकी खातिरदारी अच्छे से करो, ताकि वो सब तुम्हारी तारीफ करें, और हो सकता है तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल जाए। अच्छा। और पवन ऐसा ही करता है। मेहमानों के आने पर वो नौकरों के साथ चाय पानी का इंतजाम करता है, सबके लिए खाने का भी इंतजाम करता है। फिर सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी सभी पवन की तारीफ करने लगते हैं। कमला बहन, किस्मत वाली हो, तुम्हें जमाई नहीं बेटा मिला है बेटा। मैं तो ऐसा ही जमाई चाहूंगी। और ये सुनकर पवन मन ही मन खुश हो जाता है। उधर कमला मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने जमाई को अपने काबू में कर लिया है। अब वो उसकी बेटी को खुश भी रखेगा और घर के सारे काम भी करेगा। एक दिन, ये क्या पवन, घर के नौकरों की तरह तुम पूरा दिन काम में लगे रहते हो? तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं है, भूल गए हो? हमारी नई नई शादी हुई है भाई, हम कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। क्या कहा तुमने अभी? मैं घर का नौकर लग रहा हूं? अरे जमाई हूं, इस घर का जमाई। लेकिन तुम जिस तरह से कामों में लगे रहते हो, मुझे तो नौकर ही लगते हो। अरे मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जमाई हूं, इस घर का जमाई। मेरी सासू माँ जो काम बताती है ना, मैं बस वही काम करता हूं। और अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाकर अपनी माँ से कहो कि मुझे नौकरों वाले काम ना दे। रोशनी गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी माँ के पास जाती है। रोशनी की बात सुनकर उसकी माँ उसे चुप करा देती है। हे भगवान, अरे नालायक लड़की, मैं उसे इतना प्यार इतना लाड दुलार इसलिए करती हूँ ताकि वो सारे काम आराम से करता रहे और तुझे कभी कोई दिक्कत ना आए। और तूने उसे नौकर बोल दिया। तू तो मेरा सारा गेम ही खराब कर देगी। अरे वो कहावत सुनी है ना तूने, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना मैं बेटा बेटा करूंगी वो उतना ही तो तुम्हारा ध्यान रखेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बेचारे को मैंने नौकर बोल दिया। पवन जो शिकायत लेकर अभी ऊपर आया ही था, दरवाजे पर खड़े होकर वो माँ बेटी की बात सुन लेता है। अच्छा, तो सासू माँ के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही थी। और मैं सोच रहा था कि मैं उनका लाडला जमाई हूं। कोई बात नहीं सासू माँ, आपने जितना टेढ़ा करके मुझसे घी निकालना था निकाल लिया। अब मेरी बारी है। कोई काम नहीं करूंगा, बिल्कुल काम नहीं करूंगा। फिर वो नीचे आकर सोफे पर बैठ जाता है। काफी देर बाद जब कमला नीचे आती है तो जो काम उसने पवन को दिया था वो पूरा न देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। ये क्या पवन, मैंने तुम्हें काम दिया था कि ये सारे गमले लाइन से लगा दो। पर सारे नौकर तो जा चुके हैं, फिर भला मैं किसको बताता? पर बेटा ये काम तो तुम भी कर सकते थे ना। सासू माँ, आपने पहले क्यों नहीं बोला कि यह काम मेरे को ही करना था? अरे मैं तो इसलिए आराम से बैठा हुआ था क्योंकि मैं तो आपका राजा बेटा हूं, और आप ही ने कहा था ना कि काम नौकरों से कराना है। अच्छा छोड़िए इन पौधों को। बताइए सासू माँ, क्या मैं आपके सर में बाम लगा दूं? अरे नहीं, रहने दो। उधर रात को जब खाना तैयार हो जाता है तो पवन सबसे पहले अपनी प्लेट में खाना निकाल लेता है। ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बेटा, तुमने तो हम दोनों के आने का इंतजार भी नहीं किया और खुद ही खाना निकाल कर खाने लगे। ये क्या सासू माँ, क्या मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था? पर आप तो कहती हैं कि मैं आपके बेटे जैसा हूं। ये कहकर पवन मासूम सी शक्ल बनाने की कोशिश करता है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बेटा कहा, लेकिन हो तो तुम जमाई ना। नहीं सासू माँ, मुझे जमाई नहीं बनना है। मैं तो बेटा ही ठीक हूँ। बेटा बनकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि घर में रहने से अच्छा है कि मैं जाकर ऑफिस संभाल लूं।
इससे आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफिस भी लेकर चलूंगी। लेकिन तुम पहले घर के काम तो सीख लो। मेरी बेटी को खुश रखो, ठीक है? बस इतनी सी बात। लाओ सासू माँ, 5 लाख रुपए दे दो, मैं टिकट बुक कर देता हूँ, हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। अरे सचमुच में मुझे तो घूमना पसंद है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखो, कायदे से तो मैं घर जमाई हूँ, इसलिए खर्चा सासू माँ को उठाना है। 5 लाख दे देंगे तो इंडिया घूमेंगे, और अगर उससे ज्यादा मिल गए तो बाहर भी जाएंगे। नहीं नहीं, इंडिया तो हम कभी भी घूम लेंगे। माँ, पैसे और दो ना, हम लोग बाहर जाएंगे। और रोशनी के कहने पर आखिर कमला देवी को पैसे निकालने ही पड़ते हैं, और पवन रोशनी के साथ इंडिया से बाहर घूमने चला जाता है। 15 दिन बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा बन चुका था। इतना बिल? तुमने तो मेरा दिवालिया ही निकाल दिया पवन। ये क्या सासू माँ, आपने तो आज मेरा नाम ही ले लिया। मैं आपका पहले जमाई हूँ, फिर आपका बेटा हूँ। आपका जमाई आपकी बेटी को घुमाने ले गया, और आपके बेटे ने इतना खर्चा केवल और केवल आपकी बेटी पर ही किया है। अब बताओ, मैंने बेचारे ने क्या किया? अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया सासू माँ। कमला देवी ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। उधर पवन रोज नए नए खर्चे बताकर पैसे खर्च करवाने लगता है, और कमला कुछ कहती तो वो सासू माँ, मैं तो आपका लाडला जमाई हूँ, कहकर बच निकलता। मैं तो सोच रही थी कि मैं इसको हमेशा के लिए बेटा बेटा बोलकर गुलाम बनाकर रखूंगी, लेकिन ये तो बड़ा ही तेज निकला। बस इससे ज्यादा मैं इस लाडले जमाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन सुबह कमला देवी ने नौकरों से कहकर रोशनी का और पवन का सामान पैक कर दिया। दोनों पति पत्नी जो मॉर्निंग वॉक से वापस आए तो सारे सामान को पैक देखकर हैरान हो गए। सासू माँ, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, मैं नहीं जा रही हूं, तुम दोनों जा रहे हो। अरे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, तुम रोशनी को अपने घर ले जाओ। लेकिन माँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें घर जमाई चाहिए। हाँ, सोच तो रही थी बेटी, लेकिन फिर मुझे बुजुर्गों की बात याद आ गई कि दूर जमाई फूल बराबर, पास जमाई आधा, घर जमाई गधा बराबर, जब चाहा तब लादा। ये क्या सासू माँ, आपने मुझे गधा बोल दिया। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे गधा नहीं बोल रही हूँ, मैंने तो एक कहावत बताई है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, घर जमाई तो थोड़े दिनों में बोझ लगने लगते हैं। हाँ, वैसे सासू माँ ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन क्या करें, जैसे ससुराल में जाकर लड़कियों की सास की सोच बदल जाती है, इसी तरह घर जमाई बनते ही लड़की की माँ की सोच बदल जाती है। और ये सुनकर कमला देवी थोड़ा शर्मिंदा होती है, लेकिन फिर वो अपनी बेटी को धूमधाम से विदा कर देती है। लाडले जमाई राजा, तुम वहां सुखी, मैं यहाँ सुखी, ना तुम दुखी ना मैं दुखी।